हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर में आज हम शुरू कर रहे हैं पेपर फर्स्ट प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड अनाटॉमी। सिंपल इंट्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो सेम इसमें 4 यूनिट्स हैं और यह जो पेपर है ये 33 मार्क्स का होगा, ठीक है, जिसमें 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंपलसरी है, ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, ये लगभग 9 नंबर या 10 नंबर के करीब, और उसके बाद में अपने जो हैं वो आ जाएंगे क्वेश्चन जो हैं 6-6 नंबर के। तो 6 क्वेश्चंस, वो 4 क्वेश्चन 6 नंबर के, अबाउट दैट 24 के लिए और 9 नंबर का ऑब्जेक्टिव। तो 33 मार्क्स जो है वो हमारी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। तो इस पेपर में हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्लांट टिश्यूज, ऊतक। प्लांट टिश्यूज की अगर अपन बात करें तो प्लांट टिश्यूज से पहले हमको एक बात करनी होगी सेल्स के लिए। हम सभी इस चीज को जानते हैं कि कोशिका क्या है। कोशिका जो है किसी सजीव या शारीरिक जो संरचना है उसकी मूलभूत क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल। टिश्यूज की हम बात करें तो अनेक समान, एक समान सेल्स का जो ग्रुप है, अर्थात ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति भी समान है, जो आकार में भी समान है और वो कार्य भी एक ही प्रकार का संपादित करती हैं, वे सभी ग्रुप जो है सेल्स का वो मिलके बनाते हैं टिश्यूज, ठीक है। टिश्यूज की अगर हम बात करें तो समान व असमान, अधिकतर समान लेकिन कभी कभी असमान जो है वो समूह, ग्रुप्स किसके, टिश्यूज के, जो एक ही प्रकार के कार्य को संपादित करने के लिए बना है, उसको हम कह सकते हैं यहां पे टिश्यू सिस्टम, उसे हम कह सकते हैं यहां पे टिश्यू सिस्टम, ठीक है। और ये टिश्यू सिस्टम जो है वो एक समान कार्य अथवा अनेक कार्य को संपादित करने के लिए होता है, और टिश्यू सिस्टम जो है वो मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स, पादप अंग। इस प्रकार से इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे अगर अपन सेल की बात करें तो सेल किसी टिश्यू या किसी सजीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, और सेल जो है वो अलग अलग रूप और अलग अलग टाइप्स की हो सकती हैं। ऐसे में अगर अपन सेल्स की कहें तो सेल्स आउटरली, क्योंकि प्लांट सेल जो है वो बनी हुई है सेल वॉल से, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गया साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर सेल जो हैं ऑर्गेनेल्स, कोशिकांग हैं ये अंदर, दैट इज प्रोटोप्लास्ट। तो ऐसे में जो कोशिकाएं हैं पादप की वो आपस में दो कोशिकाएं सेल वॉल का जो प्रोडक्ट है उसके माध्यम से क्या रहती हैं, एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। इसे बोलते हैं मिडिल लैमेली, मध्य पटलिका। और ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे दो ईंटों को मसाले से या सीमेंट से जोड़ दिया जाता है और वो फिक्स होकर एक सिंगल यूनिट बना लेती है।
सेम उसी प्रकार से पादप कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती हैं। एनिमल सेल्स में थोड़ा सा वेरिएशन है। एनिमल सेल्स इस तरीके से लिगामेंट से जुड़ी नहीं रहती, ज्यादातर स्वतंत्र रहती है। जैसे कि अपन बात करें तो ब्लड स्ट्रीम के अंदर आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, लेकिन पादप कोशिकाएं एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होती हैं, वो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, ठीक है। और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज और, आपस में कोशिकाएं एक पाइपलाइन जंक्शन से जुड़ी रहती हैं। दीज आर नोन एज प्लाज्मो डेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो टिश्यूज हैं वो सेल्स का ग्रुप है जो किसी एक विशिष्ट कार्य को संपादित करने के लिए बना होता है। अब हम यहां बात करते हैं टिश्यू सिस्टम की। तो हम यहां कह सकते हैं कि पादप मॉर्फोलॉजी में तथा अनाटॉमी में 3 प्रकार के टिश्यूज जो हैं वो पाए जाते हैं, या हम 3 प्रकार के टिश्यूज में इनका विभेदन कर सकते हैं। तो 3 प्रकार के टिश्यूज की हम कहें तो फर्स्ट जो है दीज आर मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टम्स, या नाम से ही है विभज्योतक। विभज्योतक कोशिका की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे ये वर्ड जो है मेरिस्टम, ये एक ग्रीक भाषा लैंग्वेज मैरिटोज से लिया गया है, और मैरिटोज का अर्थ होता है टू डिवाइड। टू डिवाइड का मतलब विभाजनशील, या जिसका कार्य है विभाजन करते रहना। तो यहाँ पे इस वर्ड की वजह से नाम रखा गया मेरिस्टेमेटिक, जिसका मतलब है विभज्योतक। ऐसी कोशिकाएं या ऐसे ऊतक जिनका कार्य निरंतर विभाजित होते रहने का होता है, और इन्हीं की वजह से नई कोशिकाएं बनती हैं तथा पादप में डेवलपमेंट और जो शारीरिक विकास है मॉर्फोलॉजी का वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टिश्यू जो हमारे है सिस्टम में, उसे हम कह सकते हैं परमानेंट। परमानेंट टिश्यूज की अगर हम बात करें तो इसे हम बोल सकते हैं स्थायी। स्थायी का मतलब समझिए क्यों कहा, जो विभाजनशील कोशिकाएं हैं वो निरंतर विभाजित होती हैं, अर्थात ये कोशिकाएं जो हैं ये मैच्योर्ड होते ही विभाजित होकर आकार में बदल जाती है, संतति कोशिकाओं में बदल जाती है। तो इनका आकार और आकृति जो है वो कभी भी फिक्स नहीं होती। फिक्स होने के बाद इनमें विभाजन की दर नहीं होती, अतः इन कोशिकाओं को हम फिक्स नहीं कह सकते। ये कोशिकाएं अपना एक निश्चित आकार या आकृति जो है उसको धारण कर लेती हैं और उसके बाद इनका रूप बदलता नहीं है, इसलिए हम इन्हें कह सकते हैं परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज की हम कहें तो परमानेंट टिश्यूज में भी हमारे पास में 2 पॉइंट हो जाते हैं, सिंपल सरल या साधारण होता है, और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया जटिल। तीसरा मेन जो पॉइंट इसमें बनता है वो एक विशिष्ट स्पेशल टिश्यूज की हम बात करें तो ये विशिष्ट जो ऊतक है ये किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए ही बनते हैं, ठीक है। और ये सभी प्राणियों में या सभी पादपों में जरूरी नहीं है कि पाए जाएं, ये विशेष रूप से किसी पादप जो है उसके अंदर पाए जाते हैं, जिसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं एक तरीके से सिक्रेटरी टिश्यूज, स्त्रावी ऊतक, ठीक है। या हम यूज में ले सकते हैं स्टोरेज टिश्यू, जिनका पर्टिकुलर किसी पादप के अंदर या किसी जड़ में, तने में, पत्ती में या फूल में जो है वो स्टोरेज करने का कार्य होता है। इस तरीके से हम इन्हें स्पेशल टिश्यूज में कन्वर्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है परमानेंट टिश्यूज, और परमानेंट टिश्यूज में हम पढ़ेंगे सिंपल टिश्यूज।
सिंपल टिश्यूज को हम सरल ऊतक कह सकते हैं। और सरल ऊतक क्यों कह रहे हैं हम इसे? सरल ऊतक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका व्यास, इनका आकार या इनके टिश्यूज का जो सिस्टम है वो सरल कोशिकाओं से मिलकर बना है, एक समान कोशिकाओं से मिलकर बना है, जो किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए ही होती है। ये सेल्स अधिकतर होमोलोगस का मतलब हो गया एक समान, जिनकी उत्पत्ति भी एक समान है, तथा आइसोडायमेट्रिक। आइसोडायमेट्रिक का मतलब हो गया उनका व्यास, जैसे कि हम कह सकते हैं इसको समव्यासी, जिनका व्यास भी अधिकतर जो है समान ही होता है। इस प्रकार के टिश्यू सिस्टम्स को हम ले सकते हैं किसमें? सरल ऊतकों में या सिंपल टिश्यूज। तो यहाँ पे सिंपल टिश्यूज में अगर अपन टाइप्स की बात करें तो हमारे पास में पहला पॉइंट जो आता है वो है पैरेनकाइमेटस। पैरेनकाइमेटस को हम कह सकते हैं मृदु तक। मृदु तक के लिए अगर हम समझें तो मृदु तक के लिए हम कह सकते हैं, साफ शब्दों से समझ में आ रहा है, मृदु का मतलब सॉफ्ट, ठीक है, ऊतक का मतलब हो गया टिश्यू, जिसे हम कहते हैं पैरेनकाइमेटस। पैरेनकाइमेटस टिश्यूज के लिए हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के जो ऊतक हैं वो जीवित हैं। इन ऊतकों की जो कोशिका भित्ति है वो पतली होती है तथा सरल होती है। सामान्यतः इनकी कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज का निक्षेपण या सेल्यूलोज कंटेंट ही होता है, सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज। इसके अतिरिक्त अदर जो सेकेंडरी डिपोजिशंस है, स्थूलन, वो नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि लिग्निन, सुबेरिन, टैनिन, इनके नहीं पाए जाते हैं। सामान्यतः कभी कभी कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में या जो अडेप्टेशंस डेवलप करते हैं उसमें इनमें कभी कभी वैक्स या क्यूटिकल आदि का निक्षेपण हो सकता है, बाकी ये बिल्कुल सरल होते हैं। इन कोशिकाओं के बीच में जो अंतराकोशिकीय अवकाश है वो हमें लूजली मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा कोशिकाओं के आकार के आधार पर, क्योंकि इनकी कोशिकाओं की जो साइज होती है वो बड़ी होती है। इन कोशिकाओं के अंदर जो अंतराकोशिकीय अवकाश है वो मिलेगा। सीधी सी बात है, कोशिका का आकार ज्यादा बड़ा होगा तो अंतराकोशिकीय अवकाश भी डेवलप होंगे, आकार छोटा होगा तो अंतराकोशिकीय अवकाश जो है वो कम डेवलप होगा। ये हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें शेप की, तो इन कोशिकाओं के लिए एक सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि ये कोशिकाएं जस्ट विभाजन से बनी हैं और अपने आकार को क्या कर रही हैं? बड़ी कर रही हैं ऊतक के आधार पे, कार्य के आधार पे। तो ऐसे में इन कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति है वो अभी कठोर नहीं है, वो केवल सेल वॉल से, वो सेल्यूलोज से बनी हुई है, उसके ऊपर कोई निक्षेपण नहीं है। अतः सामान्यतः हम कह सकते हैं कि इन कोशिकाओं के बाह्य वातावरण का कोई एक्स्ट्रा प्रेशर या दाब इनके ऊपर नहीं होता। तो सामान्यतः ये कोशिकाएं जो हैं ये गोलाकार, ठीक है, थोड़ी थोड़ी दाब की वजह से दीर्घवृत्ताकार या दीर्घाकार, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और ज्यादा प्रेशर लगेगा तो दीर्घ वृत्ताकार, ठीक है। और ज्यादा अगर अपन प्रेशर की बात करें तो कभी कभी ढोलकाकार, जिसे हम आयताकार के नाम से भी कह सकते हैं, ठीक है। ढोलकाकार के अलावा बात करें तो जब ये बहुत ज्यादा एक दूसरे से प्रेशर हो जाएंगी, प्रेशराइज हो जाएंगी, तो इनकी शेप कैसी हो जाएगी? देखिए, इस कोशिका की बात करें तो ये पहले सामान्यतः सभी से एनक्लोज थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये कोशिका जो है वो नेबरिंग सेल के दाब लगने के कारण कैसी होती जा रही है? अगर आप इसे ढंग से
केमिस्ट्री देख पा रहे हैं चित्र में, तो आप देखेंगे कि ये कोशिका जो है वो चारों कोशिकाओं की तरफ से या छहों की तरफ से प्रेशर लगने की वजह से इसमें जो 6 कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, इन 6 कोशिकाओं की वजह से जो दाब लगा है, तो इनके बीच की भित्ति कैसी हो गई है, समतल, जिसकी वजह से इसमें कितने फलक हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो हम इसको बोल सकते हैं हेक्सागोनल। ठीक है, अगर ये 5 कोशिकाओं के संपर्क में होती तो पेंटा, 7 में होती तो हेप्टा। तो इस तरीके से हम इसे बोल सकते हैं पॉलीगोनल, बहुभुजीय, बहुभुजीय पॉलीगोनल सेल जो है वो हम इनको बोल सकते हैं। तो अगर हम शेप की बात कर रहे हैं तो पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं वो अनेक शेप्स की हो सकती हैं, जिसका कारण मैंने बताया कि जब तक बाह्य दाब नहीं लग रहा वो कैसी है, गोलाकार, धीरे धीरे दाब लग रहा है दीर्घाकार, दीर्घवृत्ताकार, और ज्यादा दाब लग रहा है ढोलकाकार, आयताकार। इसके अतिरिक्त और ज्यादा कोशिकाएं चारों तरफ से उसको घेरती हैं और ये डेवलपमेंट विकास के साथ में तथा सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से डेवलप होता है। तो यहाँ पे पॉलीगोनल बहुभुजीय हो जाती हैं। और कभी कभी एक विशेष शेप और आ जाती है जिसे हम स्टीलेट कह सकते हैं, ताराकृत। ताराकृत की अगर हम बात करें तो जब यही दाब बहुत ज्यादा लग जाए और दूसरी कठोर कोशिकाओं से लग जाए, तो जिसकी वजह से इनकी कोशिका जो है इस शेप की जगह कैसी हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी अंदर की तरफ मुड़ जाती है। जैसे बाहर की तरफ कोई ज्यादा कठोर कोशिका आ जाए, जिसकी वजह से जो सॉफ्ट कोशिका है वो अंदर की तरफ क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तो इसकी वजह से कोशिका कैसी हो जाती है, ताराकृत। ये विशिष्ट संरचना भी पाई जाती है किसके लिए, इन सेल्स के लिए। उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो इनकी उत्पत्ति जो है वो विभजोतक की वजह से हो रही है। कौन सा, जो एपिकल मेस्मेटिक सेल्स हैं, शीर्ष विभजोतक, उनमें विभाजन के फलस्वरूप इन कोशिकाओं का बनना तय हुआ है। क्लियर है। लेकिन अगर हम बात करें तो शीर्ष विभजोतक में भी, शीर्ष विभजोतक की भी अगर हम बात करें तो शीर्ष विभजोतक को भी हमने काट रखा है, दैट इज एपिकल। ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो ये हो गया लेटरल, और इसकी हम बात करें तो इंटरकैलरी। ठीक है, अंतर्वेशी, शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्वेशी, 3 क्षेत्र जो हैं उसमें ये विभाजित है। तो अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये हम समझते हैं कैसे, डिस्ट्रीब्यूशन से। वितरण की अगर अपन बात करें, इन कोशिकाओं के वितरण की, यहां ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे हैं वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण की हम बात कर रहे हैं तो वितरण में कहां कहां, एक सिंपल स्ट्रक्चर में बनाता हूं रूट का। रूट में ये हो गई बाहर की एपिडर्मिस। ठीक है, उस एपिडर्मिस के नीचे ये सेल्स जो हो गई, ये हो गई पूरी की पूरी कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर ये हो गई इसकी एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल, और ये टिश्यू जो हो गए ये हो गए जाइलम एंड फ्लोएम, और उनके बीच में जो है वो हो गया पित्त। ये स्ट्रक्चर हो गई किसकी, रूट की। और सेम ऐसे ही एक स्ट्रक्चर हो गई किसकी, स्टेम की। लीफ की हम बात करें तो लीफ के अंदर ये हो गई एपिडर्मल सेल्स, ये हो गई पैलिसेड टिश्यूज, ये हो गया उसका बंडल सीट, और बंडल सीट के अंदर ये हो गया जाइलम, दैट इज फ्लोएम, और ये हो गया जाइलम, वैस्कुलर टिश्यू। ये हो गई एपिडर्मिस, ये होगी पैलिसेड, ये हो गई स्पॉन्जी, और ये हो गई लोअर एपिडर्मिस। तो अब आप यहां पे वितरण को समझिए।
इस चित्र में आप रूट में आते हैं तो रूट में आप देखेंगे जो एपिडर्मल सेल है जिसे हम एपिब्लेमा कह रहे हैं, एपिब्लेमा सेल जो है वो ढोलकाकार और कैसी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है, मृदुतक कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। उसी प्रकार आगे अगर देखें तो कॉर्टेक्स का जो क्षेत्र है वल्कुट का, वो भी ज्यादातर किसका बना हुआ है, पेरेन्काइमा सेल्स का। पेरिसाइकिल के सेल्स की बात करें तो ज्यादातर पेरिसाइकिल के सेल्स प्रारंभ में, ठीक है, मोनोकॉट्स में तो है ही नहीं। डाइकॉट्स की अगर अपन बात करें तो पेरिसाइकिल सेल जो है वो किससे बनी हुई है, पेरेन्काइमा सेल्स। जाइलम में नहीं है, लेकिन फ्लोएम के अंदर जो पेरेन्काइमा सेल्स हैं, जाइलम की पेरेन्काइमा सेल्स हैं, पित्त जो है मज्जा वो। तो ऐसे में अगर अपन यहाँ की बात करें तो इस पूरी संरचना में इंटर कैलोरी जो सेल्स है उससे डिस्ट्रीब्यूशन या उत्पत्ति हुई है किसकी, पित्त की, पेरेन्काइमा की, मेडुलरी रेंज की, ठीक है। अगर अपन लेटरल सेल्स की बात करें तो इनसे जो है वो इसकी उत्पत्ति हुई है किसकी, कॉर्टेक्स की और एपिडर्मिस की। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रही है, उत्पत्ति। उसी प्रकार लीफ की हम बात करें तो लीफ में एपिडर्मस सेल्स पेरेन्काइमा है, पैलिसेड टिश्यूज पेरेन्काइमा है, स्पॉन्जी टिश्यूज पेरेन्काइमा है, बंडल सीड के अंदर फ्लोएम और जाइलम का जो पेरेन्काइमा सेक्शन है वो भी किससे बना हुआ है, पेरेन्काइमेटस सेल्स का। अलग अलग कार्य के आधार पर इनकी साइज, शेप जो है, आकृति वो अलग हो जाएगी, लेकिन जो है डिस्ट्रीब्यूशन वो सारा का सारा किसका है, पेरेन्काइमेटस सेल्स का। उत्पत्ति और क्या बोलते हैं वितरण के बाद अब हम कह सकते हैं इसके लिए इसका मृदुतक कोशिकाओं के प्रकार, टाइप्स। लगभग कार्य के आधार पे और संरचना के आधार पे 5 प्रकार की कोशिकाएं जो हैं उनमें इसको डिवाइड किया हुआ है। और फर्स्ट हम यहाँ पे कर सकते हैं प्रोजेनकाइमा। प्रोजेनकाइमा की अगर अपन बात करें, ऊपर लिख देता हूं, टाइप्स। पहला जो हम बात कर रहे हैं वो है प्रोजेनकाइमा। प्रोजेनकाइमा को अपन लिख सकते हैं दीर्घ मृदुतक। दीर्घ मृदुतक की हम बात कर रहे हैं। एक्चुअली में ये सेल्स जो है ये मृदुत की हैं, परंतु इनकी जो आकार है वो गोलाकार की जगह कैसा हो रहा है, दीर्घित हो रहा है। ये एक तरीके से पैलिसेड टिश्यूज के समान जो हैं वो कार्य करती हैं। ये कोशिकाएं जैसे लंबाई में क्या हो जाती हैं, अत्यधिक दीर्घित हो जाती हैं, इसलिए इनका नाम जो है वो दीर्घित कोशिकाएं दी है। ये ज्यादातर उन टिश्यू ऑर्गन्स में पाई जाती है प्लांट्स में जहां पे ऑर्गन की शेप एक्स्ट्रा लॉन्ग या लार्ज रूप में दिखाई जाती है, या ज्यादातर जो कोशिकाओं का आकार मोटा होता है स्पॉन्जी टाइप। जैसे अगर हम बात करें तो जीरोफिटिक प्लांट्स की लीव्स जो हैं वो हमें मोटी और मांसलाकार दिखाई देती हैं। तो उनमें इस प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं जिससे उनके बीच का आकार और आयतन जो है वो बढ़ जाता है और अंग जो है वो हमें बड़ा और फूला हुआ दिखाई देता है। सेकेंड इसी में हम पॉइंट ले सकते हैं क्लोरेनकाइमा। नाम से शब्द है, क्लोरीन का मतलब हो गया हरित, काइमा का मतलब हो गया हरित मृदुता, ये हो गया दीर्घ और ये हो गया हरित। हरित का मतलब समझिए, हरित का मतलब हो गया कि ऐसा मृदुतक कोशिका जिसके अंदर हरित लवक पाए जाते हैं। नॉर्मली अगर अपन कहें तो पत्ती की जो मेजोफिल सेल्स हैं, पत्ती की जो मेजोफिल सेल्स पर्ण मध्यतक कोशिकाएं जो हैं उनमें हरित लवक पाए जाते हैं और उनके अंदर जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए वो क्या होती हैं, सक्रिय होती हैं, ठीक है। लेकिन यहां अगर अपन कहें तो कुछ अडेप्टेशन जैसे कि समोद्भिद, ठीक है, उसके अलावा कुछ अडेप्टेशंस लें तो जैसे कि कुछ जीरोफिटिक
जैसे कि कुछ जीरोफिटिक जो शुष्क वातावरण में रेगिस्तान में मिलते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनके अंदर जो तने हैं, क्योंकि पत्तियां वो क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, डेवलप नहीं करते, उनके जो तने होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, हरे, जैसे कि कैपेरिस, ठीक है, जैसे कि कनेर। तो इनके जो तने हैं वो कैसे हो जाते हैं, हरे। तो इनकी बाह्य एपिडर्मिस के नीचे जो हैं वो इसी प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए पत्ती की एपिडर्मिस सेल जो है, उस एपिडर्मिस सेल्स के नीचे ये हो गए पैलिसेड टिश्यूज, इन्हें हम हरित वृत्त ऊतक कहेंगे। उसके अलावा ये जो स्पॉन्जी टिश्यूज है, इनके अंदर हरित लवक की उपस्थिति, अर्थात पैरेन्काइमा सेल्स जिसमें हरित लवक की उपस्थिति होती है और वो प्रकाश संश्लेषण सक्रिय होते हैं, उन्हें हम हरित वृत्त ऊतक कहते हैं। और ये अधिकतर उन वायवीय भागों में मिलेंगे जो प्रकाश संश्लेषण के लिए सक्रिय होते हैं। तीसरा हम यहाँ पे ले सकते हैं एक विशिष्ट कोशिका एरेनकाइमा। एरेनकाइमा की अगर हम बात करें तो इसे हम वायुतक कह सकते हैं। वायुतक की अगर अपन बात करें तो वायुतक में जैसे कि हाइड्रिला, ये एक जलीय पादप है, निम्फिया जलकुंभी, ये भी एक जलीय पादप है। इस जलीय पादपों में क्या होता है कि इनकी ये हो गई अपर एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के नीचे लंबी लंबी जो है वो टिश्यूज होते हैं जो कि यूनिवोल्ड होते हैं, एकल भित्तीय, और ये जो सेल्स हैं ये दीर्घित होकर एक दूसरे से जुड़ती हैं और इनके बीच में अंतराकोशिका अवकाश जो है ये बहुत ही ज्यादा क्या कर लेती हैं, ये विकसित कर लेती हैं। और ये अंतराकोशिका अवकाश के कारण इनके अंदर जो है वो एयर चैम्बर, इसमें जो है वो एयर चैम्बर डेवलप होता है, जिसकी वजह से इनको एक बाउंसी, उत्प्लावकता, बाउंसी गुण मिलता है जो इन्हें जल में ऊपर तैरने में सहायक होता है, जल में डूबने नहीं देता, एक चीज। दूसरा, कुछ वायवीय कोशिकाओं जो हैं पादप, जो स्थलीय पादप हैं, उनमें भी ऐसे कैरेक्टर मिलते हैं जो इन्हें बाउंसी करते हैं। बाउंसी का यहाँ पे है स्ट्रेस के लिए, ताकि कोई आघात लगे तो ये जो सेल्स हैं ये उस आघात को क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अर्थात वायुतक ऐसे ऊतक जिनमें बड़े बड़े अंतराकोशिकीय अवकाश होते हैं जो एयर से भरे रहते हैं और वो इन्हें विशिष्टता प्रदान करते हैं। चौथे नंबर पे हम यहाँ पे ले सकते हैं स्टिलेट। स्टिलेट टिश्यूज की हम बात करें तो हम इसे लिख सकते हैं एक तरीके से ताराकृत। मैंने प्रारंभ में बताया था ये विशेष प्रकार के जो टिश्यूज होते हैं ये दूसरी कोशिकाओं के दाब की वजह से अलग ही प्रकार का शेप ले लेते हैं, या इनमें अंतराकोशिकीय अवकाश इतने बड़े डेवलप हो जाते हैं कि ये हमें तारे के समान दिखाई देने लगते हैं। तो तारे का मतलब है कि इनकी जो आकृति है वो कोणीय हो जाती है और इनकी शेप जो है वो इर्रेगुलर होकर गोलाकार दिखाई नहीं देती। अर्थात ये टिश्यूज जो हैं तारे के समान दिखाई देने लगते हैं और इसके पास की जो सेल्स होती हैं वो अलग शेप में आ जाती हैं, जिसकी वजह से इन्हें हम स्टिलेट टिश्यूज के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार की विशिष्ट कोशिकाएं जो हैं वो हमें मिल जाती हैं लाइक टाइफा, ठीक है। उसके अलावा ये हमें और मिल जाती है जैसे कि जंकस आदि में स्टिलेट प्रकार की सेल्स हमें प्राप्त होती हैं या दिखाई देती हैं। फिफ्थ नंबर पे हम यहाँ पे ले सकते हैं विशेष सेल, जिसे तो हम बोल सकते हैं इडियोब्लास्ट। इडियोब्लास्ट सेल्स की हम बात करें तो ये हैं पैरेन्काइमेटा सेल्स, लेकिन आकार में बड़ी हो जाती हैं और ये ज्यादातर स्टोरेज से संबंधित होती है, संग्रहण से। ये पत्तियों में, बीजों में, फलों में तथा वलकुट कोशिकाओं में स्टोरेज से संबंधित होती हैं और इनका मुख्य कारण जो है
वो स्टोरेज का और रंग प्रदान करने का है। कभी कभी ये कोशिकाएं जो हैं वो पिगमेंट्स को स्टोर कर लेती हैं जिसकी वजह से रंग प्रदान करती हैं। उसके अलावा इडियोब्लास्ट की बात करें तो जैसे कि शकरकंद आलू के तने में या कंद में ये सेल जो है वो स्टार्च का जो है वो स्टोरेज कर लेती हैं। उसके अलावा जो ऑयल वो है सेल्स जैसे कि ब्रेसिक एसिड उसके अंदर ये तेलीय पदार्थों का या बूंदों का उनका स्त्रावण कर लेती हैं, वो स्त्रावण नहीं सॉरी स्टोरेज कर लेती हैं। सीड्स प्रोटीनियस सीड्स जैसे कि अगर अपन बात करें लेग्यूमिनेसी चना नहीं लेंगे हम, इसमें मटर ले सकते हैं। उसके अलावा हम ले सकते हैं एग्जांपल चने का, ठीक है। इनके अंदर जो इनका बीज कोट है सीड कोट वो इन सेल्स की वजह से क्या हो जाता है बहुत ही ज्यादा कठोर, ठीक है। स्टोरेज के कारण दीज आर नेम एज इडियोब्लास्ट सेल्स। तो यहाँ पे एक बार वापस रिपीट कर देते हैं। सरल ऊतक जो कि सरल है, उनकी भित्ति पतली है, जीवित कोशिका अंदर कोशिका अवकाश उपस्थित होते हैं और ये किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए संपादित करने के लिए बनते हैं। इनकी उत्पत्ति जो है वो विभिन्न की कोशिकाओं से होती है, लेकिन बाद के जो ऊतक है सेकेंडरी वो कॉर्केम्बियम से डेवलप होते हैं। वितरण इनका सभी प्रकार के सॉफ्ट टिश्यूज में पाए जाते हैं, जड़ तना पत्ती फूल क्या बोलते हैं अंदर के एनाटॉमिकल जो पार्ट है उनमें सब में। कार्य के आधार में 5 बातें हैं। प्रोजेनकाइमा जो कि दीर्घाकार है, बड़े बड़े टिश्यूज को डेवलप करते हैं। कोलेनकाइमा क्लोरेनकाइमा जो है वो हर्क से संबंधित है, इन कोशिकाओं में हर्क जो है क्लोर क्लास पाया जाएगा। एरेनकाइमा जो है वो वायुतक है। स्टुलेट की अगर हम बात करें तो ये विशिष्ट आकृति ले लेते हैं तारातक, जो विशिष्ट कोशिकाओं मतलब टाइप के प्लांट्स में उनको देखने को मिलती है। और इडियोब्लास्ट भी एक विशिष्टता है जो कि कोशिकाओं को कोशिकाओं को स्टोरेज के लिए डेवलप करती है या ये स्टोरेज से संबंधित कोशिकाएं होती हैं। अब हम पढ़ते हैं इनके कार्यों के बारे में। अगर हम कार्यों की बात करें तो ये जो 5 टाइप की कोशिकाएं हैं ये अपने आप में कार्य को संपादित करती हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन कहें कार्य में तो ये मेन जीवित जो सेल्स हैं वो कैसी हैं फंक्शंस की हम बात करें तो ये जो सेल्स हैं ये कैसी हैं लाइव जीवित। अतः ये कोशिकाएं जो हैं वो पादप शरीर में डिफ्यूजन ऑस्मोसिस किसी पदार्थों का अंतर्ग्रहण बाय प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, उसको दूसरे तक ट्रांसपोर्ट करना, ये सारे कार्य जो हैं वो अधिकतर इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा कंप्लीट होते हैं क्योंकि इनकी भित्ति सेल्यूलोज की बनी हुई है, इन पे और कोई निक्षेपण पाया नहीं जा रहा। दूसरा अगर अपन बात करें तो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से संबंधित हम बात करें तो ये एक तरीके से आकार ऑर्गन को एक निश्चित आकार जो है वो प्रदान करते हैं, आकार और आकृति, ठीक है। तीसरा कोशिकाएं जीवित हैं इसलिए उनकी जो टर्जिडिटी है स्थिति जो है उनको मैकेनिकल सपोर्ट या स्ट्रेंथ प्रदान करती है और यही कारण है पत्तियों को या डालियों को लचीलापन प्रदान करती है जो तेज हवाओं में झुक जाती है, मुड़ जाती है पर टूटने से बचाती है, ठीक है। इन सेल्स के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा एक सेतु का कार्य करते हैं। ये 2 कोशिकाओं को बांधने का काम भी करते हैं और 2 कोशिकाओं से पदार्थों का आदान प्रदान में भी सहयोगी होते हैं। क्लोरेनकाइमा की बात करें तो ये फोटोसिंथेसिस सक्रिय होते हैं, अर्थात ये कोशिका प्रकाश संश्लेषण उपयोगी होती है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो एरेनकाइमा जो है वो विशिष्ट जलीय पादपों में बाउंसी उत्प्लावकता का गुण उपलब्ध कराते हैं जो टिश्यूज को डूबने से बचाता है, ठीक है। स्टिलेट सेल्स जो हैं वो एक तरीके से मैकेनिकल सपोर्ट आघात को सहन करने की क्षमता प्रदान करते हैं, ठीक है। इडियोब्लास्ट की बात करें तो स्टोरेज, ये सेल्स जो हैं वो स्टोरेज से संबंधित होती हैं। एक एग्जांपल अगर अपन लें यहाँ पे जैसे कि कॉफी और एस्परगस,
कॉफी और एस्पार्गस के जो सीड्स है वो स्टोरेज के लिए क्या होते हैं, इन्हीं सेल्स द्वारा स्टोरेज का कार्य करते हैं। एपिडर्मिस में स्टोमेटा, पैरेन्काइमा सेल्स के ही उपयोग है जिसकी वजह से इनमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग का गुण पाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन नेक्टर्स की बात करें, नेक्ट्रीज मकरंद कोशिकाएं, वो कोशिका भी हालांकि अपन उसको सेक्रेटरी में पढ़ेंगे लेकिन वो भी पैरेन्काइमा सेल्स है और ये विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करने में उपयोगी होती है। सिंपल टिश्यूज में अब हमारा टॉपिक है सेकंड, टॉपिक जो सेकंड प्रकार का जो टिश्यू सिस्टम है उसमें आती है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा की अगर हम बात करें तो ये मृदुतक के बाद में जो है इन्हें हम बोल सकते हैं स्थूल कोणोतक। स्थूल कोणोतक की अगर हम बात करें तो स्थूल का मतलब हो गया स्थूलन, डिपोजिशन, और डिपोजिशन की वजह से इनकी कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है जिसकी वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ पावर है वो बढ़ जाती है, एक तरीके से मजबूती जो है उसमें बढ़ जाती है, सॉफ्टनेस धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं कोलेनकाइमा। अब अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करें, ऑरिजिन, तो इनकी उत्पत्ति जो है वो एक तरीके से डायरेक्ट विभेद्योतक की कोशिकाओं से नहीं होती है, विभेद्योतक कोशिकाओं से पैरेन्काइमा बनता है, और पैरेन्काइमेटस सेल्स जब धीरे धीरे वृद्धि करती हैं, मैच्योर होती हैं, वयस्क होने लगती हैं, तब आवश्यकता अनुसार अंगों में उनमें क्या होता है, डिपोजिशन, और डिपोजिशन के फलस्वरूप जो है वो कोलेनकाइमा की उत्पत्ति होने लगती है, किससे, पैरेन्काइमा से। ये डायरेक्ट नहीं बनती है, ये मैच्योरिटी के दौरान या विकास क्रम में धीरे धीरे डिपोजिशन होने की वजह से बनती है, ठीक है। तो इन पे होता है स्थूलन, सेकेंडरी एक तरीके से स्थूलन होता है जिससे कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है इसमें पैक्टिन का स्थूलन जो है वो नहीं होता है, इसमें सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, उसके अलावा पैक्टिक सब्सटेंस जो है उनका ही वो पैक्टिन नहीं, लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता, इनमें सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड अगर अपन कहें तो पैक्टिक सब्सटेंस जो हैं उन्हीं के ही स्थूलन पाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो ये उन अंगों में विकसित होती हैं जहां मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यांत्रिक बल की ज्यादा जरूरत है, जैसे कि पत्तियों, लंबी पत्तियों की मार्जिन्स और उनके मिडरिब के अंदर, ठीक है, जिससे वो ज्यादा लंबाई तक अपने आप को व्यवस्था को बनाए रख सके, क्योंकि पत्तियां जो हैं बहुत ही पतली, लचीली और सॉफ्ट होती हैं, तो ऐसे में उसकी शेप को बनाए रखने के लिए, ताकि प्रकाश संश्लेषण ज्यादा से ज्यादा वो क्षेत्र प्रोवाइड करा सके, तो उनके अंदर पाई जाती है। उसके अलावा एपिडर्मिस के नीचे सेल्स जैसे कि सूरजमुखी, उसमें हाइपोडर्मल सेल्स जो है वो इसी प्रकार की कोशिकाओं से मिलके बनी हुई है। अनेक फल, ठीक है, उन फलों की अगर अपन बात करें तो उनका जो पल्प है, जो गूदा है अंदर का, जो मीजोकार्प जिसको हम बोलते हैं, मध्य फल भित्ति, उनमें इस प्रकार की सेल्स पाई जाती है जो उसको हार्डनेस जो है वो प्रोवाइड करवाती है। उसके अतिरिक्त कॉर्टिकल सेल्स में ये सेल्स मिल जाती हैं, मेजोफिल सेल्स में मिल जाती हैं, अनेक पुष्पों की जो पेटल्स हैं उनके अंदर जो है ये वाली सेल्स वहां पे मिलती हैं। ये हो गया इसका डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करें इसके टाइप की, तो लगभग 3 प्रकार की कोलेनकाइमा सेल्स जो हैं वो मिलती हैं। लेमिनर की अगर अपन बात करें
तो आप इसे कह सकते हैं स्तरित, ठीक है। और इसी को स्तरित होने की वजह से हम इसे प्लेट कोलेनकाइमा के नाम से भी जानते हैं। ये हो गया। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो लाइक सनफ्लावर की हाइपोडर्मल सेल्स जो हैं वो किस रूप में मिलती हैं? लेमिनर। एक डायग्राम से समझिए, सिंपल वे में ये जो सेल्स हैं ये अपनी उभयनिष्ठ भित्ति, जहां से दो सेल्स आपस में जुड़ रही हैं, वो अपनी उभयनिष्ठ भित्ति से क्या कर लेता है? डिपोजिशन कर लेते हैं। रेड पेन से समझाते हैं, अलग पेन से, ताकि हमको समझ में आ जाए। डिपोजिशन कहां होगा? डिपोजिशन कभी बाहर से अंदर नहीं होता है। डिपोजिशन जीव द्रव्य द्वारा एक्स्ट्रा पदार्थों को अंदर से बाहर की तरफ होता है। दोबारा मैं आपको समझाता हूं। ये एक कमरा है, ये कमरे की दीवार है, ठीक है। तो ये दीवार को अगर अपन बात करें तो ये दीवार सबसे पहले किससे बनी है? ब्लॉक मटेरियल्स, ईंटों से, ठीक है। वो हो गई इसकी मिडिल लेवल। इन ईंटों की दीवार की वजह से ये जो कमरा था ये दो भागों में बट गया। ये हो गया रूम नंबर 2, ये हो गया रूम नंबर 1। ये दोनों के बीच की दीवार है जिसको हमने ईंटों से बनाया है। क्लियर है? दैट इज नॉन एज मिडिल लेवल। अब इसको समझना, जब हम इसमें प्लास्टर करते हैं तो हम यहां से दूसरे कमरे का प्लास्टर थोड़ी करते हैं, हम यहां से करेंगे। तो ये जो पहली लाइन हमने डाली है प्लास्टर की, तो इसकी वजह से कोशिका या जो चैम्बर है या जो हमारा कमरा है उसकी ल्यूमन की स्पेस कम हुई, और उस स्पेस की वजह से ये जो प्लास्टर है ये अंदर की तरफ होता है, ठीक है। इसके ऊपर अगर हम और बढ़ाएं कोई चीज को, जैसे कि बिल्डअप पुट्टी या पेंट, तो जब हम पेंट का डिपोजिशन करेंगे जो इसको क्या बना देता है? पानी के लिए F-R1 में। तो इस प्रकार धीरे धीरे जितनी भी लेयर्स आप बनाते जाएंगे वो अंदर की तरफ से बनती है। हम अंदर से बाहर कभी भी बना नहीं सकते डिपोजिशन को। तो हमेशा ध्यान रखना, जो स्फुलन होता है वो अंदर की तरफ होता है, जिसकी वजह से कोशिकाओं की ल्यूमन क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। कोशिका का आकार हमेशा फिक्स रहेगा क्योंकि पादप कोशिका है, और पादप कोशिका को आकार बढ़ाने के लिए बाद में स्पेस नहीं मिलती है। तो ऐसे में ये ल्यूमन अंदर की तरफ ही बढ़ेगी डिपोजिशन। तो यहाँ पे जो इसकी दो उभयनिष्ठ भित्तियां हैं उनके बीच में क्या हो रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है, जिसकी वजह से ये कोशिकाएं कैसे हो जाती हैं? मोटी। लेकिन क्या विशेषता आ गई? इसकी विशेषता ये आ गई कि इसमें कोशिकाओं के बीच में जो उभयनिष्ठ भित्ति है उसी में डिपोजिशन होता है। ये सनफ्लावर की हाइपोडर्मल सेल्स में मिलती है। दैट इज लैमिना। सनफ्लावर सेकंड जो है वो हम एग्जाम टाइप लें तो हम उसको ले सकते हैं लैक्यूनर। लैक्यूनर, कोलेनकाइमा। लैक्यूनर की अगर हम बात कर रहे हैं तो लैक्यूनर के अंदर सबसे बड़ी जो है उसको हम बोल सकते हैं रेक्टिकम है। रेक्टिकम है की अगर अपन बात कर रहे हैं तो रेक्टिकम है के अंदर ये रही सेल, ये रही सेल और ये रही सेल। इनके बीच में जो अंतराकोशिकीय अवकाश है उस अंतराकोशिकीय अवकाश के अंदर क्या हो जाएगा? डिपोजिशन बढ़ता है। केवल जो उभयनिष्ठ भित्तियां हैं उनके अंदर डिपोजिशन नहीं होगा, उसके अतिरिक्त जो भित्तियां हैं उसमें क्या हो जाएगा? अंदर की ओर डिपोजिशन होता है। इस प्रकार के डिपोजिशन को बोला जाता है लैक्यूनर। जैसे इसको और दूसरी सेल से जोड़े तो यहाँ पे
ठीक है, दैट इज लैक्यूना। थर्ड वन की अगर अपन बात करें दैट इज एंगुलर। इसके लिए अगर अपन हाँ एंगुलर, एंगुलर के लिए अगर अपन बात करें तो दैट इज कोणीय। कोणीय की अगर अपन बात कर रहे हैं तो उसमें ये होगा कि जो कोशिकाएं हैं, पॉलीगोनल जो सेल्स हैं, तो इनमें जहां एंगल्स बनेंगे वो एंगल्स जो हैं वो कैसे हो जाएंगे, स्थूलित हो जाएंगे। इनके जो एंगल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, स्थूलित हो जाते हैं। इस प्रकार के कोलेनकाइमा जो हैं वो कहलाते हैं एंगुलर। इस प्रकार का कोलेनकाइमा जो है वो क्या कहलाएगा, एंगुलर। ये हो गया कोणीय स्थूलन, कोणीय स्थूलन। अब हम बात करते हैं कार्य की, ये मिटा देता हूं। कार्य की अगर अपन बात करें तो कोलेनकाइमा जो है वो मुख्यतः मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक बल प्रदान करते हैं। ये उन पार्ट्स या टिश्यूज में डेवलप होते हैं जिन्हें मैकेनिकल सपोर्ट की आवश्यकता होती है, जो आसानी से लचीले होते हैं, भंगुर किस्म के होते हैं और टूट सकते हैं। उन कोशिकाओं में इनके डेवलपमेंट से जो कोशिकाओं की जो मैकेनिकल सपोर्ट है वो बढ़ जाती है। कुछ विशिष्ट पात्रों में ये हरित लवक युक्त होते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण में भी उपयोगी होते हैं। ठीक है, ये अधिकतर एपिडर्मिस, कॉर्टिकल सेल्स या पर्ण की जो मेसोफिल सेल्स हैं और उसकी जो मार्जिन्स हैं उनके पास में इस प्रकार की सेल्स मिलती है। कंटिन्यूटी की बात करें तो लाइक कैपेरिस, कैपेरिस के अंदर इसकी जो सेल्स है कॉर्टेक्स में वो सतत रूप से मिलेंगी, लेकिन अगर अपन कुकुरबिटा की बात करें तो वहां इनकी सतत सेल्स नहीं मिलती, बीच बीच में मिलती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोलेनकाइमा कंप्लीट। नेक्स्ट अपन यहां पे स्टार्ट करते हैं थर्ड जो है वो है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा, इसे हम बोल सकते हैं दृढ़ ऊतक। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक्स।